नमस्कार। आज बात करते हैं बारिश की। हम सब के लिए और खासकर हमारे जैसे खेती वाले देश के लिए ये कितनी जरूरी है। पर कभी सोचा है, जब आज जैसे मौसम विभाग नहीं थे, तब लोग मानसून का अंदाजा कैसे लगाते होंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि पुराने भारत में बारिश का अनुमान लगाने का एक पूरा एक डिटेल्ड सिस्टम था। इसे वृष्टि विज्ञान कह सकते हैं। और 6वीं सदी के जो बड़े ज्ञानी थे, जैसे वराह मिहिर, खगोल और पानी के विज्ञान को जो समझते थे, उन्होंने इस जानकारी को लिखा भी। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें या अंधविश्वास जैसा नहीं था। इसमें बहुत ध्यान से प्रकृति को देखना, ऑब्जर्वेशन, और आसमान के तारों ग्रहों का हिसाब लगाना, और साथ में कुदरत की गहरी समझ, वो सब शामिल था। अच्छा, आज हम इसी पुराने ज्ञान की कुछ खास बातें देखेंगे जो हमें स्रोतों से मिली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, गहराई में उतरते हैं इसके। हाँ बिल्कुल। तो सबसे दिलचस्प चीजों में से एक जो मैंने पढ़ा वो है वराह मिहिर का वृष्टि गर्भ सिद्धांत। ये क्या है? सुनने में ही बड़ा अनोखा लगता है ना? देखिए, वराह मिहिर ने अपनी किताब बृहद संहिता में समझाया कि बारिश जो है वो एक तरह की प्रेगनेंसी या गर्भावस्था से गुजरती है। उनका मानना था कि सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और बादलों में एक तरह का गर्भ ठहरता है। गर्भ? हाँ, एक जगह कहा भी गया है, आदित्यत जयति वृष्टि, सूरज ही बारिश को जन्म देता है। गर्भधारण जैसे इंसानों में होता है। अरे, ये तो कमाल की सोच है। बिल्कुल। उन्होंने इसकी तुलना बिल्कुल इंसानी गर्भावस्था से की। उनके हिसाब से जिस नक्षत्र में, यानी आसमान के एक खास हिस्से में जब चांद होता है और बादल गर्भ धारण करते हैं, तो ठीक 195 डेज यानी करीब 6.5 महीने बाद उसी नक्षत्र में बारिश के रूप में उसका जन्म होता है। 6.5 महीने काफी सटीक हिसाब लगता है। तो हाँ, और ये भी बताया कि किन हालात में ये गर्भ ये बारिश की संभावना खराब हो सकती है, जैसे तेज आंधी आ गई या कोई उल्का गिर गया या भूकंप आ गया। ऐसी हालत में फिर बारिश की उम्मीद कम हो जाती थी। देखिए, मुख्य बात यह है कि वो बारिश को एक अकेली घटना नहीं मानते थे, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया जैसे गर्भावस्था। ये प्रकृति को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखने का नजरिया था। समझ गया। तो क्या वो लोग सिर्फ तारे और नक्षत्र ही देखते रहते थे या अंदाजा लगाने के और भी तरीके थे? नहीं, सिर्फ तारे नहीं। प्रकृति में जो बदलाव हो रहे हैं उन पर नजर रखना भी बहुत जरूरी माना जाता था। इसे निमित्त परीक्षण कहते थे। निमित्त संकेत, तो संकेतों को परखना। निमित्त परीक्षण? हाँ, इसमें आसपास के जीव जंतु, हवा का रुख, यहाँ तक कि पानी और मिट्टी में हो रहे छोटे मोटे बदलावों पर भी ध्यान दिया जाता था। अच्छा, तो ये वैसी बातें हैं जो हम आज भी कभी कभी सुनते हैं शायद। जैसे क्या कुछ मजेदार उदाहरण है इसके? हाँ, कई हैं। जैसे मान लीजिए, अगर चींटियां बिना किसी खास वजह के अपने अंडे लेकर एक जगह से दूसरी जगह भाग रही हो। हाँ, देखा है कभी कभी। या फिर मेंढक खूब टर्राने लगे, या चिड़ियां धूल में नहाने लगे। ये सब जल्दी बारिश आने के संकेत माने जाते थे। इसे वो लोग सद्योवृष्टि कहते थे, तुरंत होने वाली बारिश के संकेत। सद्योवृष्टि, इंटरेस्टिंग। हाँ, और हवा की दिशा भी बहुत मायने रखती थी। खास तौर पर पौष का महीना, जनवरी में हवा किस दिशा में बह रही है, उससे आने वाले महीनों की बारिश का अंदाजा लगाया जाता था। और आपको पता है, ये परंपरा आज भी कहीं कहीं जिंदा है। जैसे जयपुर के जंतर मंतर पर, वहाँ आज भी हवा का रुख देखकर बारिश का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, तो ये तो हुई दिखने वाली बातें, निमित्त परीक्षण। लेकिन हिसाब किताब का क्या? आपने शुरू में वराहमिहिर और खगोलीय गणना की बात की थी, उसका क्या रोल था इसमें? हाँ बिल्कुल, ज्योतिष और गणित, इनका भी बड़ा हाथ था। जो पंचांग बनते थे ना, हाँ, पंचांग, उनमें ग्रहों और नक्षत्रों की चाल और उनकी स्थिति का पूरा हिसाब लगाया जाता था। मिसाल के तौर पर साल का राजा यानी वर्षेश और मंत्री कौन सा ग्रह है, इससे बारिश का अंदाजा लगाया जाता था। राजा और मंत्री ग्रहों में? हाँ, जैसे अगर बृहस्पति या बुध राजा हो तो अच्छी बारिश की उम्मीद होती थी, पर अगर शनि राजा हो तो सूखे की आशंका रहती थी। इसी तरह उस साल कौन से मेघ बादलों के प्रकार ज्यादा असरदार रहेंगे, जैसे आवर्त, संवर्त, पुष्कर या द्रोण, इससे बारिश कितनी होगी इसका अनुमान लगाते थे। तो कौन सा मेघ अच्छा माना जाता था? द्रोण मेघ का साल अच्छी बारिश वाला माना जाता था।
अच्छा, द्रोण। और कुछ खास नक्षत्रों का भी जिक्र था शायद। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नक्षत्र जैसे पूर्वा भाद्रपदा, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी वगैरह, इनमें अगर बादलों का वो गर्भ ठहरता था तो उसे भारी बारिश का संकेत मानते थे। ग्रहों का साथ आना मतलब युति, वो भी देखा जाता था। जैसे बुध और शुक्र अगर साथ हों और उन पर बृहस्पति की अच्छी नजर मतलब दृष्टि हो तो बढ़िया बारिश की उम्मीद होती थी। हाँ, पर शर्त ये कि शनि या मंगल जैसे जो उग्र ग्रह हैं उनकी बुरी नजर ना हो। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तरीके वाकई काम करते थे? क्या ये भरोसेमंद थे? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये पुराने अनुमान आज की जो मॉडर्न भविष्यवाणियां हैं उनसे ज्यादा सटीक साबित हुए हैं। सौराष्ट्र में भडाली नाम के एक जानी हुए, उनकी कहावतें थीं। भडाली? हाँ, भडाली। किसान आज भी मानते हैं कि उनकी कहावतें अक्सर सही निकलती हैं। तभी जब मौसम विभाग का अनुमान कुछ और होता था। एक किस्सा भी है 1990 का। मौसम विभाग ने कहा सामान्य बारिश होगी, पर भडाली के दोहे के हिसाब से पहले 72 दिन का सूखा पड़ा और फिर ठीक उसी दिन बारिश हुई जैसा कहा गया था। अरे वाह, ये तो कमाल है। और वो 70-80% सटीकता वाली बात क्या है जो स्टडीज में आई है? हाँ, कुछ स्टडीज हुई हैं जिन्होंने पंचांगों के अनुमानों को जांचा है और उनमें पाया गया कि करीब 70 से 80% तक सटीकता है। एक अध्ययन ने तो वाराणसी के पुराने पंचांगों के 50 साल के अनुमानों को देखा और पाया कि करीब 80% अनुमान या तो पूरी तरह सही थे या कुछ हद तक सही थे। 80%? ये तो काफी ज्यादा है। लेकिन आज का जमाना तो बदल गया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसका क्या असर पड़ रहा है इन तरीकों पर? हाँ, ये बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है। देखिए, मौसम का मिजाज बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये पुराने हिसाब किताब और संकेतों पर असर डालेगा ही। क्योंकि ये तो प्रकृति के सदियों पुराने चक्रों पर आधारित थे और जो पंचांग बनाने वाले हैं वो भी इस बात को मानते हैं, पर फिर भी इस ज्ञान का अपना महत्व तो है ही। तो कुल मिलाकर बात ये है कि प्राचीन भारत का ये जो वृष्टि विज्ञान है, ये सिर्फ कहानियां या कहावतें नहीं थी। ये एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था जो प्रकृति, आसमान, जानवरों के बर्ताव, इन सबको बहुत ध्यान से देखने और समझने पर बना था। बिल्कुल सही। इसमें वराहमिहिर का वो वृष्टिगर्भ वाला आइडिया, फिर वो संकेतों को परखने का तरीका यानी निमित्त परीक्षण और ग्रहों नक्षत्रों का गणित, सब शामिल था। ये दिखाता है कि हमारे पुरखों के पास कुदरत को समझने का कितना गहरा और कितना बारीक नजरिया था। हाँ, तो यहां एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, तो क्या इस पुराने सबको साथ लेकर चलने वाले नजरिए से, मतलब इस होलिस्टिक अप्रोच से, हम आज कुछ सीख सकते हैं? क्या इस पारंपरिक ज्ञान को एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से सहेजने और समझने की जरूरत है, इससे पहले कि ये कहीं खो जाए? विचार कीजिएगा। अगली बार तक जानने की इच्छा बनाए रखिए।